हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के विज्ञान के प्रश्न पत्र को, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी आधार पे हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को बनाए हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र कैसे आते हैं और आपको कैसे उसको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम बेसिस से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। यदि आप सारे प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारा विज्ञान का प्रश्न पत्र है वो किस टाइप का आता है। चलिए देखिएगा, आपका जो प्रश्न पत्र है सेम ऐसे आता है। आपका केवल यहाँ प्रश्न पत्र है, तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए घंटे कितने होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें 15 मिनट आपको क्या होते हैं, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होते हैं। तो पहला खंड आता है जो खंड आ होता है। देखिए खंड आ में क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और उसके अंतर्गत उपखंड का है। ठीक, कौन सा खंड है, उपखंड का है। अब इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला बहुविकल्पी जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आप जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस उपयोगी पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है फिटकरी, ऑप्शन डी है बिरंजक चूर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिरंजक चूर्ण को हम क्या करते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके किस प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिरंजक चूर्ण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है? 6 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 5 होता है। तो आपको बताना है कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल को क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन पदार्थों के जो pH मान होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का ट्वाइस, यहाँ देखिएगा इसका ट्वाइस रहेगा, PbNO3 का ट्वाइस रहेगा। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का ट्वाइस AgNO3 NaCl। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है एथेनोइक एसिड, तीसरा है मेथेनोइक एसिड, चौथा है ओइक एसिड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनोइक एसिड। जो इसका आपका आंसर हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है प्रोपेनल। इसमें प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? पहला क्रियात्मक समूह क्या है आपका, OH है, अल्कोहल है। दूसरा है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा है CHO एल्डिहाइड है। चौथा है NH3 एमीन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेनल में जहाँ नल जुड़ा होता है वहाँ क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। NH3 क्या होता है, ये आपका एमीन होता है। क्या होता है, एमीन होता है। ये क्या होता है, ओइक एसिड होता है। जो आपका COOH है क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नेम होता है, इसका क्या होता है, ओइक एसिड। और ये क्या आपका एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोपेनल में कौन सा हो जाएगा आपका, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगला है, कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। तो देखिए क्या होता है, कार्बन को हम क्या करते हैं, कार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दो लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, संयोजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उपखंड खा से। कहने का तात्पर्य है कि जो आपके बायोलॉजी के सेक्शन है, जीव विज्ञान सेक्शन, उससे आएंगे। तो उपखंड खा में देखिए, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको बताना है श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में या उत्सर्जन में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्वसन में। क्या हो जाएगा, ए नंबर, पहला नंबर श्वसन में हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन,
पित्तरस का निर्माण होता है? पित्ताशय में, यकृत में, वृक्क में, अग्न्याशय में। तो बताइएगा पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? देखो पित्तरस होता है तो बच्चे क्या होते हैं, पित्ताशय में आ जाते हैं, जबकि पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण नहीं होता है। कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय में आकर रहता है। पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है। और बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग नहीं है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से मादा जनन अंग कौन सा नहीं है? इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है अंडाशय, गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिनियाँ, ऑप्शन डी है डिंबवाहिनियाँ। तो आपको इसमें बताना है कि निम्न में से मादा जनन कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनियाँ। क्या आंसर हो जाएगा? शुक्रवाहिनियाँ। जो शुक्रवाहिनियाँ हैं ये आपके मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का प्रयोग में मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया था? जो आनुवंशिकता का प्रयोग मेंडल ने किया था उसमें कौन सा पौधा लिया था? आपको बताना है मटर, सरसों, आलू, चना, इन चारों में से कौन सा पौधा था जिसमें क्या हुए थे मेंडल ने अपने प्रयोग में यूज़ किया था, जिसको वो है आपका मटर का पौधा। किसका पौधा है? मटर का पौधा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? जो निषेचन होता है, जब पुष्पों में निषेचन होता है उसमें पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीजांड? कौन सा बनता है आपको ये बताना है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। कौन सा हो जाएगा? अंडाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परागकोश में होता है। परागकोश में होता है तो आपको बताना है परागकोश में क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण? तो आपको बता देना है परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिए गए हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या कोई नहीं, इनमें से मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा है? तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिएगा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है आपको स्थिति को बताना है। जब क्या होती है वस्तु ध्रुव फोकस के बीच होती है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होती है, वक्रता केंद्र पर होती है या वक्रता केंद्र के पीछे होती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपको बता देना है ऑप्शन 1 ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रखी होती है तो क्या होता है? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में के लिए होता है? तो पहला हो जाएगा हरे रंग के लिए, दूसरा है लाल रंग के लिए, तीसरा है बैगनी रंग के लिए, चौथा क्या है? पीले रंग के लिए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है बैगनी रंग के लिए। इसके लिए बैगनी रंग के लिए क्या होता है? जो कांच का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 16वां प्रश्न है हमारा। आपको बताना है स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। जो स्वस्थ आँख होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता देना है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। चलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसमें से मात्रक आपको छांटना है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। बड़े मात्रक की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? किलोवाट हो जाता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट पर घंटा हो जाएगा। और यदि एसआई मात्रा की बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है वेबर मीटर, वेबर पर मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या कैलोरी? तो आपको बता देना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब आपका 20वां क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में 20वां क्वेश्चन व अंतिम क्वेश्चन है। एफ व आर में फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है? जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या के किस प्रकार से संबंधित होता है आपको बताना है। पहला है ऑप्शन फोकस दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन है फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा ऑप्शन है आपका आर जो होता है फोकस का आधा होता है। और चौथा क्वेश्चन है आर जो होता है
ये देखिएगा 2 ऑप्शन एक ही बार है। तो जो आपका इसमें सही उत्तर है, फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। तो ये है आपके सेक्शन ए के आंसर, अर्थात खंड आ के जो है, जो खंड आ आपका होता है, जो आपका खंड आ होता है बहुविकल्पी प्रश्नों की 20 क्वेश्चन ये थे। आप कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हुए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे खंड अगले आते हैं। अगला खंड आता है हमारा बा, जो क्या होते हैं आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको प्रश्नों को उत्तर क्या होते हैं लिखने होते हैं। वर्णात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो इसमें आपको बताना होता है दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमारी आंखों से क्या होता है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। हमें क्या होता है, दिखाई कम देने लगता है, कम देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं जब हमारी आंखों को क्या होता है, कम दिखाई देता है, जो हमारा नेत्र, जो हमारा रेटिना प्रतिबिंब नहीं बनता है, आगे या पीछे बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके और भी पार्ट होते हैं, आबिंदुकता हुआ, वड़ांधता हुआ, ये सभी क्या होते हैं, दृष्टि दोष ही होते हैं। लेकिन मेन रूप से हमें कितने पढ़ने होते हैं, 3 पढ़ने होते हैं। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्णन कैसे करना है, इसमें आपको बताना है कि जब प्रिज्म पे क्या होता है, जब प्रिज्म पे क्या होता है, श्वेत प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, तो अपने साथ अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है। फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में क्या बताया था, कि जो लगने वाला बल होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है, और धारा और आपका क्या है, तो बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उन्होंने अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से, जो आप ये वाला फिंगर वाला करके बताया था, उसी को आपको बताना है कि तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा को बताता है। जो आपकी तर्जनी होती है, जो पहली उंगली होती है आपकी, वो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मिडिल फिंगर होती है वो क्या बताती है, धारा की दिशा को बताती है। तो ये है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना है। इसका अगला बी वाला पार्ट है, दृष्टि धारा व प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर बताना है। तो दृष्टि धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसमें क्या करता है, आपको अंतर बताना है कि एसी और डीसी करंट में अंतर क्या होता है, इसको आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, दृष्टि धारा व प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताना है। तो जो आपका डीसी करंट होता है, दृष्टि धारा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केवल एक ही दिशा में क्या होते हैं, लगातार गति करते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे क्या होते हैं, गति करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, कुछ इस प्रकार से गति करते हैं। जबकि आपका जो दृष्टि धारा होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति सीधा करते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपका अवतल दर्पण दिया है, तो यहाँ क्या करना है, आपको 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v वाला फार्मूला लगा के सवाल को लगाना है। तो यहाँ किसको पहले निकालना है, पहले हमें वस्तु निकालना है। तो 1/f का मान दिया आपका, फोकस कितना हो जाएगा, 1/-15। अवतल दर्पण में दूरियां क्या होती है, माइनस में होती हैं। वस्तु का मान दिया है 1/-30 प्लस में 1/v। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 1/v निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 1/-30 प्लस में 1/15। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30 और 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। तो आपका v बराबर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v बराबर कितना आ जाएगा आपका, -30 आ जाएगा। तो v की स्थिति हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रतिबिंब की निकालना है। तो आप इसमें I/O इसको टू V/U से क्या कर सकते हैं, इसको
लगा सकते हैं। जो आपका निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई का मान निकालना है, ओ का मान दिया है 2 और इनके मान क्या है, दोनों के मान 30-30 आए हैं, दोनों के मान 30-30 आए, कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है आपको, सवाल को लगाना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। तो स्थिति कितना आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई और आकार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सेक्शन की तरफ। जो आपका अगला सेक्शन है, सेक्शन जो खंड उपखंड खा है, इसमें क्या आते हैं आपके रसायन विज्ञान के प्रश्न आते हैं जो आपको वर्णात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। पहला है अम्ल क्षार की आधुनिक परिभाषा अवधारणा दीजिए। अम्ल क्षार की अवधारणा देना है। तो अम्ल किसे बोलते हैं, जिसमें से H+ निकलता है उसे अम्ल कहते हैं, जिसमें से OH आयन मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या आपकी आधुनिक अवधारणा है, इसको आपको क्या करना है, पूरा लिखना है तथा इसके प्रयोग को लिखना है। निम्नलिखित के अगला क्वेश्चन है जो 6वां क्वेश्चन, हमें निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो निम्नलिखित के बारे में बताना है आपको। तो भर्जन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, ये क्या होता है कि इसमें हम सल्फाइड के ऐश को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जबकि ये आपका स्टीरीकरण क्या होता है, एस्टर निर्माण की आप सीधे कह सकते हैं, एस्टर निर्माण की विधि को स्टीरीकरण कहते हैं। क्या करते हैं, एस्टर निर्माण की विधि को स्टीरीकरण कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपका IMP क्वेश्चन है बहुत। साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन का सूत्र लिखिए। तो हमें बताना है साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुन निर्माण की विधि को क्या कह सकते हैं, साबुन निर्माण की विधि को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। और साबुन का फार्मूला क्या होता है, C17H35COONA। ये क्या होता है आपका साबुन का फार्मूला होता है, C17H35COONA। इसके बाद है आपका संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला है क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और तीसरा है pH मान। इन पे क्या करना है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, छोटे छोटे मान को लिखना है। अथवा में है, इसमें अथवा में आपका है जो आपका अथवा में क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी, योगात्मक अभिक्रिया, IPC नाम लिखना है। तो सजातीय श्रेणी आपको लिखना है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। योगात्मक में क्या होता है, एक कंपाउंड का निर्माण होता है। क्या होता है, एक कंपाउंड का निर्माण होता है। IPC नाम लिखना है आपका है CH3COOH, इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक क्या होता है, अम्ल होता है। देखेंगे आप COOH है अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या है CH3CHO ये आपका क्या है, एल्कोहल है आपका। ये क्या आपका प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल 2 है आपका। इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपके आ गए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उपखंड गा आ जाता है। आपका उपखंड गा है। उपखंड गा का पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या होते हैं या आपका क्या होता है, विटामिन क्या है, इसके प्रमुख प्रकार का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है विटामिन क्या होते हैं, शरीर की आवश्यकता के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये विटामिन क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्या होती है, शक्ति मिलती है। इसके प्रमुख प्रकार को तो आपको बता देना है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील और दूसरा क्या होता है, जल में घुलनशील। क्या होते हैं, एक वसा में घुलनशील, दूसरे क्या होते हैं, जल में घुलनशील। अब उसके बाद बता देना है कि वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं और जल में कौन से घुलनशील होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो आपको बताना है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो आपको बताना है रक्त और लसिका में अंतर क्या होता है। तो पहले तो बता देना रक्त का जो होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। इसका क्या रंग होता है, रंग जो होता है रक्त का लाल होता है। जबकि लसिका जो होता है ये हल्के थोड़े रंगहीन होता है, या कह सकते हैं हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा है रक्त में जो होता है, रक्त में क्या होता है, RBC पाया जाता है। RBC अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि लसिका जो है इसमें क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो ऐसे क्या करना है, आपको अंतर को बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो परिवार नियोजन आपको बताना है किसे कहते हैं। परिवार नियोजन का तात्पर्य क्या होता है कि हमें परिवार नियोजन से मतलब है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकना या बढ़ती जन्म दर को रोकना या सुरक्षित करना।
इसे क्या बोलते हैं, बढ़ती जनता को रोकना या नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, एक अस्थायी विधि है, एक क्या है आपकी अस्थायी विधि है, दूसरी क्या है अस्थायी विधि है। दूसरी क्या है अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऑपरेशन के माध्यम से क्या होता है, जो जनन अंग होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि अस्थायी विधि में क्या होते हैं, हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। फिर आपके अगले क्वेश्चन हैं, 12वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको बताना है आनुवंशिकता क्या है, तो आपको बता देना है कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता में क्या होता है, जब हमारे जेनेटिक गुण क्या होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था, इसकी खोज किया था मटर के पौधे पे। आप लोग सभी जाने होंगे, मटर के पौधों को लेकर क्या किया था इन्होंने, अपने नियम को दिया था। इसके बाद आपका अगला इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि आप ये करें या तो या करें, दोनों में से एक करना होता है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि को सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक जो संरचना होती है, आंतरिक वाली संरचना होती है, उसको क्या करना है, बनाना है। तो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना क्या करना है आपको, उसका फिगर बनाना है और उसकी क्रियाविधि को, उसके क्रियाविधि के बारे में लिखना है कि क्रिया कैसे करता है, कि रक्त कौन सा रक्त कहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त CO2 वाला जो रक्त होता है, जो CO2 युक्त रक्त होता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, हृदय से कौन सा रक्त जाता है। आपको इसके बारे में क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, सेम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।